रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट को कि हम रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना कैसे है। और रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले जो सवाल हमसे पूछा जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट में वो होगा ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो लिहाजा आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट हमने कैसे लिखना है। ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है उसमें एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि उसका थोड़ा सा सब हेडिंग्स भी आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिटी है एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी। इस तरह से आपने अपनी क्या करनी है, हेडिंग्स बना लेनी है इस क्वेश्चन के हवाले से। तो ये आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बता दिया गया है कि आपने जब ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लिखना है तो उसको लिखते हुए कौन कौन से सब एरियाज आपने लेने हैं कि ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेंट का बैकग्राउंड के बारे में बता सकें। तो इस तरह से आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपना इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने के हवाले से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कूल एंड पार्टिसिपेंट बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले तो हमने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा कि जो आप एक्शन सर्च करने जा रहे हैं या कंडक्ट करने जा रहे हैं वो किस स्कूल में करने जा रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन मैंने छोड़ी है तो इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पे अपने उस स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। फिर आपने जब स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में बताना है तो डेफिनेटली उसकी ओवरऑल पिक्चर के बारे में आपने बताना है कि स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल की लुक कैसी है, स्कूल के प्लेग्राउंड कैसे हैं, स्कूल की पार्किंग एरिया जो है वो कैसा है, स्कूल के क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, कल स्कूल का जो टीचिंग का इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, स्कूल के बारे में बताना है। और दूसरा आपने बताना है पार्टिसिपेंट के बारे में। पार्टिसिपेंट के बारे में डेफिनेटली आपने जो क्लास ली है, जिसके ऊपर आपने एक्शन सर्च करनी है उस क्लास का आप जिक्र करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको सैंपल के तौर पर लिखा हुआ है कि 9th क्लास हम ले रहे हैं एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पर, और 9th क्लास के साथ जो स्कूल का आप नाम लिख देंगे। इस तरह से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि स्कूल और पार्टिसिपेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो हमने कैसे लिखना है। अच्छा, दूसरी इस हेडिंग हम बनाते हैं बैकग्राउंड के लिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डेफिनेटली पेरेंट्स का होगा। और जब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो देखा ही जाएगा कि जो स्कूल आप ले रहे हैं एक्शन रिसर्च के हवाले से, वो उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके ऊपर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उनके जो वालदैन हैं एक्चुअली उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और वो किस किस तरह के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली नॉर्मली तौर पर जो है आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशन में नज़र आती हैं कि कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, कुछ में वो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होंगे, और कुछ लोग जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, और कुछ लोग छोटे काम काज करने वाले जो वालिदैन हैं उनके बच्चे होंगे। तो इस तरह से वो स्कूल के अंदर मल्टी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो क्लास में पाए जाएंगे। अब देखना ये है कि ज़्यादातर किस तरह की कम्युनिटी के बच्चे जो है वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह की कम्युनिटी के स्कूल के बच्चे जिस तरह की कम्युनिटी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे या उस क्लास में पढ़ रहे होंगे तो उसी तरह के एजुकेशनल या एकेडमिक क्वालिटी आपको उस स्कूल के अंदर नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से आप उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है एक पैरे की शक्ल में लिखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसका बैकग्राउंड बना के दिया हुआ है तो आप इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हमने क्या क्या लिखना है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल एंड अर्निंग ट्रेंड्स।
کہ آپ کے پاس جیسے پروفیشنز کا ہم نے ذکر کیا، اکنامک سٹیٹس کا ذکر کیا، تو پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس علاقے میں کس کس طرح کے آکوپیشن جو ہے وہ زیادہ طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے ارننگ ٹرینڈز کیا ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ ایک پیرا لکھیں گے کہ وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جابین ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کی سیلری سیٹسفیکٹری ہے، تو دیکھا جائے گا کہ جن کی والدین کی سیلریز یا انکم سیٹسفیکٹری ہوگی تو ان کے بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے، اور جن کے والدین کی انکم جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے بھی اسی حوالے سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے اس حوالے سے بھی اس سلائیڈ میں ڈالی ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کیسے آپ نے آکوپیشن اور ارننگ ٹرینڈز کے بارے میں لکھنا ہے۔ اسی طرح لٹریسی ریٹ ایک ہیڈنگ ہے، یا اکیڈیمک کوالٹی کی بات ہو سکتی ہے، تو میں نے لٹریسی ریٹ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹا دے دیا ہے، جیسے میں نے لکھا کہ 2019 میں سوابی کا اگر کسی نے سٹی چوز کیا ہوا جو سوابی کا پرسن ہے، تو 2019 میں جو لٹریسی ریٹ تھا سوابی کا، وہ فیمیل کا 46% تھا اور میل کا 59% تھا۔ اسی طرح یہ ایگزیکٹ ڈیٹا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کو نیٹ سے مل جاتا ہے کہ آپ جس بھی سٹی میں ہیں تو آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ اس سٹی کا جو لٹریسی ریٹ ہے فیمیل کا کتنا ہے اور میل کا کتنا ہے۔ اس طرح سے جو ہے آپ کو جو بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو آپ نے لکھنا ہے، اسکول کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور پارٹیسپینٹ کے بارے میں، تو اس سلائیڈز کو دیکھنے کے بعد آپ کو انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ ہو جائے گی کہ آپ نے اس کے بارے میں کیسے لکھنا ہے۔